सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैंने इसके पहले सत्र एक आपको संपूर्ण जानकारी के साथ समझाया हुआ है 10th क्लास में, और सत्र 2 आज मैं आपको पानी की आवश्यकता और सिंचाई के बारे में समझाऊंगा। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हो, अगर आपको 10th क्लास के पूरे वीडियो देखना है तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद 10th क्लास के अंदर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज मैं सत्र 2 लेकर के उपस्थित हूँ, पानी की आवश्यकता। बच्चों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब कर लेंगे आप तो आपको नए वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं पानी की आवश्यकता और सिंचाई। पानी की आवश्यकता, अगर हम फसल लगाते हैं, सब्जी लगाते हैं, फसलें लगाते हैं, तो पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सबसे मेन आवश्यकता क्या होती है? पानी की होती है ना। तो एक फसल की पानी की आवश्यकता फसल की वृद्धि और उपज के लिए आवश्यक पानी की कुल मात्रा है। यदि पानी अच्छा होगा, किसी जगह में अच्छा होगा, तो उपज भी अच्छी होगी, है ना। जो वर्षा और सिंचाई या दोनों के द्वारा आपूर्ति की जाती है, मतलब कि वर्षा द्वारा भी सिंचाई की जाती है, और स्रोतों द्वारा भी हम सिंचाई कर सकते हैं ना। तो ये दोनों के द्वारा क्या होती है? आपूर्ति की जाती है। फसल और मिट्टी की रूपरेखा के लिए विविध फसल में पानी की आवश्यकता होती है। यह सिंचाई की आवश्यकता से अलग है, जो वर्षा और मिट्टी की रूपरेखा के योगदान के लिए एक फसली क्षेत्र में लागू पानी की क्षेत्र मात्रा है ना। अब हम आगे देखते हैं, सिंचाई द्वारा पानी की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है, तो WR और सिंचाई की आवश्यकता दोनों समान होती हैं। इसे सूखे पदार्थ की एक इकाई के उत्पादन के लिए आवश्यक अवशोषित पानी की इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखना, किस इकाई के आधार पर हम व्यक्त करते हैं। पानी की आवश्यकता मिलीलीटर वाष्पन उत्सर्जन प्लस अनुप्रयोग हानि प्लस विशेष आवश्यकता है। अब थोड़ा समझते हैं, जहाँ पे वाष्पन उत्सर्जन है ET, तो ये क्या होगा? फसल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा और मिट्टी से वाष्पीकरण द्वारा पानी के कुल नुकसान को बताता है ना। उसके बाद में देखेंगे हम अनुप्रयोग हानि। सिंचाई के पानी के अनुप्रयोग के दौरान पानी की कमी को हम बोलेंगे अनुप्रयोग हानि। उसके बाद में दूसरी चीज़ देंगे, विशेष आवश्यकताएं। भूमि की तैयारी, जब विशेष आवश्यकताएं कब कब होती हैं पानी की? भूमि की तैयारी, रोपाई, लीचिंग आदि के लिए आवश्यकता पानी की होती है। कितनी सिंचाई करनी चाहिए, कितनी हमें किस फसल में सिंचाई करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। थोड़ा ये सारणी को समझते हैं हम। देखिए, अगर सब्जी वाली फसलों की पानी की आवश्यकता है तो किस टाइप से होती है? देखिए, अगर टमाटर है तो उसे 600 से 800 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होगी, है ना। उसके बाद में यदि मिर्च है तो 450 से 500 मिलीमीटर पानी की आवश्यकता होगी। बैगन है तो उसे 1000 मिलीमीटर, आलू है तो 500-700, प्याज है तो 640 से 700, तरबूज है तो 500, मटर है तो 350 से 500, और फूल गोभी को 350 मिलीलीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये IMP चीज़ें हैं, इनको थोड़ा एक बार 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। 2 चीज़ें और रह गई हैं, बीन 300 से 500 मिलीमीटर, और गोभी 850 से 500 मिलीमीटर। ठीक है, कुछ बिंदु हैं समझने वाले, आपको ध्यानपूर्वक समझना है, इनको रटना नहीं है किसी भी बिंदु को, है ना। पहला है, एक फसल की पानी की आवश्यकता मिलीमीटर मौसम में व्यक्त की जाती है। काय में व्यक्त की जाती है? मिलीमीटर में, चूंकि आपने इसके पहले देखा है। इसके बाद में सेकंड चीज़ देखते हैं, गर्मी के मौसम में फसलों को ठंड की अवधि की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। यदि गर्मी का समय चल रहा है तो पानी की आवश्यकता ठंड की अवधि से ज़्यादा होगी। गर्मी के मौसम में आप ज़्यादा पानी चलाते हैं कि नहीं सब्जियों में, है ना। तीसरी बात पढ़ेंगे हम कि लंबी अवधि की फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। जैसे कि आप कोई धान लगाते हैं ना, लंबी अवधि वाला धान लगाते हैं, तो क्या होता है कि बहुत देरी तक पकता है, और कुछ हल्का धान लगाते हैं तो वो जल्दी पक जाता है। तो हल्का धान को क्या होता है, यहाँ पे कम पानी की आवश्यकता होती है, और जो भारी धान रहता है उसको क्या होता है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ऐसी सब्जियों में भी होती है, जो लंबी अवधि वाली रहती है उनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और जो कम अवधि वाली रहती है उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। अब आगे देखते हैं हम, जो उथली जड़ वाली फसलें, सब्जियां की फसलों की हल्की लेकिन लगातार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। जैसे जो हरा धनिया होता है ना, हरा धनिया की जो फसल रहती है ना,
तो हरा दरी की जो फसल रहती है वो उथली जड़ वाली रहती है। ऐसी कुछ उथली जड़ वाली फसलें रहती हैं जिनको क्या होता है ना कि उथली जड़ वाली जो सब्जियां की फसलें को हल्की लेकिन लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है इनको, ठीक है। क्या होता है, लगातार सिंचाई की आवश्यकता होती है। फिर आगे देखते हैं, समय पर सिंचाई से अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन होता है। यदि आप समय समय पर सिंचाई करोगे फसलों की तो क्या होगा बच्चों कि अच्छी फसल होगी, आपको क्या होगा, अच्छी फसल होगी यदि आप समय समय पे सिंचाई करते हो तो। उसके आगे हम देखते हैं रेतीली मिट्टी को पानी की कम गहराई की आवश्यकता होती है लेकिन बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। जो रेतीली मिट्टी होती है ना तो उसमें क्या है, पानी जल्दी जल्दी सूख जाता है, तो इसको क्या होता है ना, बार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है। बाढ़ या जल भराव से बचे, अन्यथा यह खराब वायु संचार और अंकुरण को खराब कर देगा, ठीक है। बाढ़ जैसी जगह जल भराव नहीं होना चाहिए, अपने खेतों में ज़्यादा जल भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अंकुरण खराब हो जाएगा, है ना, और पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। उसके बाद में आगे देखते हैं, फसल की वृद्धि और विकास के लिए नियमित सिंचाई देने से मेड़ और खेत में नमी बनी रहती है लेकिन गीले नहीं होते हैं। तो आपको लगातार सिंचाई, नियमित सिंचाई देते रहना है जिससे गुणवत्ता और फसल भी, उपज भी अच्छी होगी, है ना। उसके आगे हम देखते हैं, सब्जियों की फसलों को जड़ की गहराई के आधार पर 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। जरा देखें किस किस श्रेणियों में बांटा गया है। आगे देखते हैं, हम ये सारणी के माध्यम से समझते हैं। एक तो उथली जड़ वाली फसल, उथली जड़ वाली फसल बोल सकते हैं हम। दूसरी मध्यम रूपी गहरी जड़ और एक गहरी जड़, है ना। 3 प्रकार की जड़ों के बारे में बताया गया है। समझते हैं जरा। जड़ की गहराई, उथली जड़ वाली जो फसल रहती है जैसे धनिया वगैरह बताया ना मैंने आपको, उथली जड़ वाली फसलें जो होती हैं वो 45 से 60 सेंटीमीटर गहराई पे होती हैं। जैसे कि प्याज को रख लेंगे, इसमें पत्ता गोभी, फूल गोभी, अजवाइन, आलू, मूली, लोबिया, लेट्यूस और ब्रोकली। ब्रोकली जानते हो आप बच्चों, ब्रोकली जो हरी वाली गोभी रहती है ना, उसी को बोलते हैं हम ब्रोकली। उसके बाद में सेकंड चीज़ समझते हैं, मध्यम रूप से गहरी जड़ 90 से 120 सेंटीमीटर की होती है। बीन्स है, चुकंदर है, सलजम है, ककड़ी, ये बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च, और ये सब क्या है, मध्यम रूप में जाती हैं इनकी जड़ें। जो फसल होती है मध्यम 90 से 120 सेंटीमीटर तक जाती हैं। उतली जड़ वाली की 45 से 60 सेंटीमीटर जाती हैं। और गहरी जड़ वाली फसल जो रहती हैं वो 120 से भी अधिक गहरी होती है। जैसे कि सतावर हो गया, सीताफल हो गया, कद्दू हो गया, शकरकंद हो गया, तरबूज हो गया। तो भैया ये तीनों चीज़ों को आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना ज़रूरी है। जो उतली जड़ वाली फसल है वो 45 से 60 सेंटीमीटर के अंदर जाएगी, और जो मध्यम जड़ है ना वो 90 से 120 सेंटीमीटर तक जाएगी गहरी, और गहरी जड़ जो होती हैं वो 120 से भी अधिक सेंटीमीटर तक नीचे जाती हैं। तो ये 3 प्रकार का मैंने आपको क्या समझाया बच्चों, वर्गीकरण समझाया, है ना। गहराई के आधार पे हम, जड़ की गहराई के आधार पे हम 3 प्रकार से जड़ों को सब्जियों को देख सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं हमें सिंचाई कब करना चाहिए, ये चीज़ें देखना है अपने को, है ना। सिंचाई कब करना चाहिए, तो वनस्पति फसलों में वृद्धि के दौरान पौधों के कुछ चरण पानी के तनाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, है ना। तो यदि इस स्तर पर सिंचाई लागू की जाती है तो फसल की वृद्धि और उपज प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे गंभीर अवस्था के रूप में जाना जाता है ना। वानस्पतिक फसलों की वृद्धि के दौरान, जब वनस्पति वृद्धि कर रही है तब हमको इसको सिंचाई करना अति महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में सेकंड चीज़ देखते हैं, इन्होंने लिखा फिर से, शुरुआती फसल अवस्था में पानी की कमी से फसल की परिपक्वता में देरी होती है और उपज कम हो जाती है, जबकि फसल के बाद के चरणों में नमी उपज की गुणवत्ता को कम करता है, ठीक है। और उच्च और अच्छी गुणवत्ता के लिए पर्याप्त नमी आवश्यक होती है ना। नमी पर्याप्त होना चाहिए, अच्छी गुणवत्ता अच्छी चाहिए आपको, गुणवत्ता और उच्च और अच्छी गुणवत्ता और उपज अच्छी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नमी फसल में बनी रहना चाहिए। उसके बाद की चीज़ समझते हैं, बार बार सिंचाई करना और पानी की फसल मात्रा, जड़ प्रणाली की गहराई, जल उपयोग दक्षता, विकास के चरण, मिट्टी के प्रकार, प्रचलित मौसम की स्थिति और सब्जी फसलों का वास्तविक उपयोग जैसे कारकों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक उपज और अच्छी गुणवत्ता की उपज के लिए सब्जियों को बार बार और समय पर सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें सब्जियों की फसल है तो आपको बार बार सिंचाई की आवश्यकता करनी पड़ेगी, है ना। इसके बाद समझते हैं हम कब सिंचाई करनी है। यह निर्णय दृश्य पौधे, सूचकांकों, मिट्टी की स्थिति
और जलवायु मापदंडों के आधार पर लिया जा सकता है। भाई मिट्टी ऐसी है आपकी कि जल सोख रही है तो आपको सिंचाई करना पड़ेगा, जलवायु ऐसी है कि गर्म टाइप की है तो आपको सिंचाई करना पड़ेगा। मतलब कि मिट्टी के आधार पे, जलवायु के आधार पे हम मापदंड निकाल सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। मध्य दिन में पौधों को मुरझाना और लटकना जैसे दृश्य लक्षणों का उपयोग सिंचाई के समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जड़ क्षेत्र से मिट्टी का नमूना लेकर गोला बनाने पर ठीक से गोला नहीं बनता है तो सिंचाई योजना बनाई जाती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरी देसी विधि होती है सिंचाई किसी खेत में लगेगी या करना होगा या नहीं। क्या होता है, यदि हम मिट्टी का गोल लड्डू बना करके ऊपर फेंकते हैं, है ना, क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो क्या होता है बच्चों की ये लड्डू अगर टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट के गिर जाता है, ऊपर फेंके और टूट करके ये गिर गया, तो समझ लो कि आपको सिंचाई की आवश्यकता होने वाली है। सिंचाई की क्या है, आवश्यकता आपको है। और यदि ये लड्डू क्या होगा बच्चों, क्या होगा कि बिना बिखरे गिरेगा, तो ये समझ लो कि आपकी मिट्टी में नमी बनी हुई है, सिंचाई की आपको आवश्यकता अभी नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि जो जड़ क्षेत्र होती है, जो जड़ क्षेत्र से मिट्टी का नमूना लेकर गोला बनाने पर ठीक से गोला नहीं बनता है तो सिंचाई की योजना बनाई जाती है ना। ठीक से गोला यदि नहीं बना, मतलब बिखर गया, तो सिंचाई आपको करना पड़ेगा। अधिकांश फसलों में पानी की महत्वपूर्ण अवधि की पहचान तब की जाती है जब इस स्तर से जड़ क्षेत्र में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की जाती है। अब इस सारणी के माध्यम से ज़रा हम समझते हैं कि सब्जियों की फसल के महत्वपूर्ण चरण, मतलब कि सिंचाई के चरण क्या-क्या हैं। यदि टमाटर, मिर्च, बैंगन की बात कर लें हम, तो बच्चों इसमें क्या होगा कि फूल, फल के गुच्छे और फल का विकास के समय आपको पानी अधिक लगेगा, है ना? दूसरा बात करते हैं हम आलू, कौन-सी बात कर लेते हैं? आलू की बात कर लेते हैं। तो आलू में भी बच्चों क्या होगा कि कंद का आरंभ और कंद का विकास, ये 2 अवस्थाएँ आपके लिए मेन होंगी आलू की सिंचाई के लिए, है ना? 2 अवस्था मेन होंगी। उसके बाद में आगे की चीज़ पढ़ते हैं हम ओकरा। ओकरा में क्या होगा? फूल और फली आते समय आपको सिंचाई करना है ओकरा की, है ना? उसके बाद हम बात कर लेते हैं मूली, गाजर, शलजम, चुकंदर। इसमें क्या करेंगे? जड़ की वृद्धि जब हो रही है ना और विकास जब हो रहा है, तो आप सिंचाई ज़रूर करेंगे और आवश्यकता होगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्याज की। क्या बात कर लेते हैं? प्याज और लहसुन की। तो कंद का निर्माण जब हो रहा है, कंद बढ़ रहा है, तो आप सिंचाई ज़रूर करोगे। उसके बाद में मटर, सेम की बात कर लेते हैं। मटर, सेम, फूल, फली और गुच्छे बन रहे हैं, तब आप सिंचाई कर लो। पत्ता गोभी में कब, फूल गोभी में कब करेंगे? शीर्ष का निर्माण और बढ़ रही है तब करेंगे। पत्तीदार सब्जियां संपूर्ण अवधि में करेंगे भाई, क्योंकि पत्तेदार जो सब्जी रहती है ना, इनको सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता यहाँ होती है। ठीक है, ये सारणी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि इतनी सारी सब्जियां हैं तो इनको कब कम हमको सिंचाई करना है। ये सारी चीज़ें हैं, बस इसमें रटना नहीं बच्चों, कोई भी चीज़ आपको रट के नहीं आने वाली है, इसलिए आप बिल्कुल रटेंगे नहीं, समझेंगे चीज़ों को। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा और आपको संपूर्ण जानकारी 10th की यहाँ मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, मैं 9th, 10th, 11th, 12th पूरे चारों क्लास को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ हमारे चैनल में, और हमारे चैनल को ज़रूर आप शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों को भी हम लाभ दे सकें। ठीक है, अब हम आगे समझ लेते हैं सिंचाई के तरीके, है ना। फसल के खेत में सिंचाई के पानी के अनुप्रयोग की विधि को सिंचाई के तरीके के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त सिंचाई पद्धति का चयन मुख्य रूप से मिट्टी की विशेषताओं, फसल प्रणाली, भूमि स्थलाकृति, सिंचाई जल की मात्रा, गुणवत्ता, श्रम और ऊर्जा जैसे आदानों की प्रकृति और उपलब्धता पर निर्भर करता है। सिंचाई के 4 सिद्धांत प्रणाली अर्थात सतह, उपसतह, एरियल और ओवरहेड या स्प्रिंकलर सिंचाई या ड्रिप सिंचाई, इतने प्रकार से हम सिंचाई क्या है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे आने वाली हैं पूरी सिंचाइयों के बारे में मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा, है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं ज़रा इसकी प्रणाली, सिंचाई की प्रणाली को हम थोड़ा समझते हैं। सिंचाई की प्रणाली की बात कर लें तो हम सतही सिंचाई कौन कौन सी होती है, उपसतही, स्प्रिंकलर कौन सा, ड्रिप सिंचाई क्या होती है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। आज हम सतही सिंचाई के बारे में देखते हैं कि भाई सतही सिंचाई क्या होती है। जैसे कि सतही सिंचाई में क्या बाण विधि से हम सिंचाई कर लेते हैं, सीमा विधि से करते हैं, चेक बेसिन बना के करते हैं, फैरो बना के करते हैं। ये मुख्य 4 विधि हैं अपनी सतही सिंचाई में, जिसके माध्यम से हम
सिंचाई करते हैं। उसके बाद में उपसतह हो गया, और फिर स्प्रिंकलर में पोर्टेबल है, अर्ध स्थायी और स्थायी, ये 3 प्रकार से स्प्रिंकलर फुहारा सिंचाई को हम कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्रिप सिंचाई तो अलग ही मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। ये ड्रिप सिंचाई, तो इतनी आपकी सिंचाई की क्या है बच्चों, ये प्रणाली हैं। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि सिंचाई की प्रमुख प्रणालियों को समझाइए, तो यही प्रणाली को आपको क्या यहाँ पे करना है, ये करना है, ठीक है। अब आगे हम समझ लेते हैं भूतल सिंचाई प्रणाली। भूतल सिंचाई प्रणाली का मतलब क्या होता है, ज़रा पढ़ें। भूतल सिंचाई प्रणाली में यह सिंचाई सबसे आम और सस्ता तरीका है। इसे गुरुत्वाकर्षण सिंचाई विधि के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो सतह की सिंचाई है ना, उसी को कहते हैं हम भूतल सिंचाई, है ना। तो आगे हम ज़रा समझते हैं। सबसे पहली ये क्या कह रहा है, बाण सिंचाई विधि। इसमें क्या होता है बच्चों, बाण सिंचाई विधि में ज़रा समझेंगे हम। यह सिंचाई की एक प्राचीन प्रथा है जिसमें एक खेत में पानी का नाला खुलता है और इसे भूमि की सतह को एक चादर के रूप में ढकने के लिए सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से प्रवाह किया जाता है। जैसे कि क्या है, आप ये भी बोल सकते हैं कि कोई पाइपलाइन लगा के जो आप बंदियों में पानी चलाते हैं ना, ऐसा, तो ये एक चादर की तरह पानी क्या फैलते रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई सतही सिंचाई में स्वतंत्र होता है पानी, कहीं पे भी जाएगा, एक तरीके से स्वतंत्र प्रवाह होता है पानी का, है ना। यह पद्धति ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में, अब आपके घर में कुआं है या नदी बहुत सारी भरी हुई है, तो आप बिल्कुल इस टाइप की विधि का उपयोग कर सकते हो। बाण विधि से पानी चला दो, बहते रहेगा पानी, बर्बाद भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये एक चित्र के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। देख पा रहे हो यहाँ पे, ये पानी यहाँ पे चूंकि नाला से चला रहे हैं हम, नाला से चला सकते हैं, पाइप से चला सकते हैं, ये बहते रहता है पूरे खेतों में, क्या हुआ यहाँ पे पानी बहता है ना। अब ज़रा आगे हम समझ लेते हैं बच्चों, इससे लाभ क्या क्या होने वाले हैं और हानि क्या क्या होने वाली है बाण विधि से। तो लाभ क्या क्या होते हैं आप जानते हो, यह ठीक से समतल मिट्टी पर लागू होती है। गुरुत्वाकर्षण और हाइड्रोस्टैटिक दबाव के प्रयोग के कारण संचालन की कम लागत, ठीक है। उसके बाद लागत कम लगती है, ऐसी लागत कम लगती है कि पाइपलाइन का खर्च कम हो जाता है, इसलिए लागत कम बोल दी इन्हें। दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब मानव संसाधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे नहीं होने वाली है। उसके बाद किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे डायरेक्ट आपने पानी नाले से छोड़ दिया है तो बहते के चलते रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हानि क्या क्या होने वाली है जरा देखेंगे हम। पहली हानि तो ये होगी, इससे सिंचाई का अवैज्ञानिक और अकुशल तरीका है, ठीक है। तो इससे हानि क्या हो रही है, इस विधि में सिंचाई से पानी की अधिकतम हानि होती है। मतलब पानी बह रहा है, देखिए पानी जितना लग नहीं रहा है उससे ज़्यादा आप पानी डाल रहे हैं वहाँ, वाष्पीकरण द्वारा उड़ रहा है पानी, मतलब व्यर्थ में ज़्यादा पानी, इसमें क्या होता है हानि पानी की होने वाली। तो कम जहाँ पानी की कमी है वहाँ तो इस विधि को ना अपनाएं तो अच्छा है भाई। इसके बाद में आगे तीसरी चीज़ पढ़ते हैं हम, इसे सिंचाई के अन्य तरीकों की तुलना में के प्रति यूनिट क्षेत्र में अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना। इसके बाद चौथा पॉइंट जरा समझें हम कि विकसित फसलों और जल भराव के प्रति संवेदनशील फसलों और मृदा जनित रोगों के प्रसार के लिए उपयुक्त, ठीक है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट समझते हैं यहाँ पे, यह सभी खेत की सतह को गीला कर देता है, इसलिए इस क्षेत्र में खरपतवार की आबादी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो जहाँ फसल नई भी लगी है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी जा रहा है, तो क्या हो रहा है, खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे बढ़ जाने वाले हैं, ये भी आपके यहाँ हानि होने वाली है। उसके बाद हम छठवां पॉइंट समझते हैं जरा, कि जो खेत में मिट्टी की घुसपैठ की दर में भिन्नता जड़ क्षेत्र में जल वितरण की एकरूपता का कारण बनती है, ठीक है, ये भी एक हानि है। फिर इसके बाद में पोषक तत्वों की अधिक हानि हो जाती है। अब पोषक तत्व आपने डाले हैं मिट्टी में, आपने डाल दी पानी बहने वाला, तो बहते बहते क्या होगा ना, किसी दूसरी जगह बह के चले जाएंगे पोषक तत्व, तो यहाँ पे पोषक तत्व की भी हानि होने वाली है। तो ये आपने समझे लाभ और इसके हानि इकाई के बाण विधि के, है ना। इसके बाद हम सीधे आते हैं दूसरी विधि, सीमा सिंचाई विधि। सीमा सिंचाई विधि भी क्या होता है, इस विधि में भूमि को समतल किया जाता है और प्रत्येक पट्टी के बीच 30 सेंटीमीटर ऊंचाई की सीमा बनाकर हम सिंचाई करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, सीमा बनाकर सिंचाई करते हैं ना। देखिए ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीमा सिंचाई में, इस टाइप से क्या करते हैं हम सीमा बना लेते हैं और यहाँ से पानी छोड़ेंगे तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, इस टाइप से सीमा बना के हम क्या करते हैं यहाँ पे सिंचाई करते हैं ना। उसके आगे हम समझ लेंगे इससे लाभ क्या होने वाले हैं। सीमा विधि से
लाभ क्या और हानि क्या, ये चीज़ें आप थोड़ा यहाँ से पढ़ लोगे, मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। ये लाभ और हानि बहुत ही ज़्यादा सरल है ना, तो यहाँ से आप पढ़ लोगे। इसके बाद तीसरे पॉइंट को देखेंगे हम, बेसिन विधि की जांच कैसे करें। बेसिन विधि जांच विधि में क्षेत्र को चौकोर या आयताकार चेक द्वारा सिंचाई के लिए मेड़ों से घिरे भूखंडों में विभाजित किया जाता है। इसको क्या करता है, भूखंडों में विभाजित किया जाता है। आमतौर पर समतल होते हैं या बहुत हल्के ढलान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बहुत हल्के ढलान होते हैं। ये इसको थोड़ा समझेंगे थोड़ा चित्र के माध्यम से। यहाँ पे ये देखिए, इस टाइप से ढलान वाला रहता है और ढलान के बीच में यहाँ पे क्या, खेत रहते हैं। तो पानी यहाँ से आता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएगा। इस टाइप से क्या, मेड़ के माध्यम से पानी यहाँ चल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिन विधि कहलाती है। इसके बाद देखिए ये पौधे किस टाइप से यहाँ पे हैं बेसिन विधि में। ठीक है, हम आगे इसके लाभ हानि जरूर पढ़ लेना बच्चों, इसके लाभ हानि। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं हल जोतकर सिंचाई कर विधि। तो इसमें क्या होता है, बीच बीच में फसल लगा दी जाती है और बीच में सिंचाई। इस विधि में पानी को दो क्यारियों के बीच हल जोतकर खेत में ले जाया जाता है। ठीक है, दो क्यारी के बीच में क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि हल से जुताई करते हैं और एक क्यारी बनाते हैं पानी की, है ना। ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे। इस टाइप से क्या करते हैं, यहाँ सिंचाई करते हैं। किस विधि में, हल जोतकर सिंचाई विधि में। ठीक है, लाभ क्या है हानि क्या है, ये आप कंप्लीट आप अपनी बुक से ज़रूर पढ़ लोगे, है ना। बहुत सरल चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको बता करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका। जो जो चीज़ें ऐसी रहती हैं कि समझ नहीं आ रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। और कुछ भी और ऐसी कोई चीज़ पूछने की रहती है बच्चों, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। ठीक है, और आप बोल सकते हो कि किस टाइप से और आपको वीडियो चाहिए, है ना। तो मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ करके मैं उसका करवा सकता हूँ। ठीक है बच्चों, उसके बाद में देख रहे होगे आप उस उपसतही सिंचाई। उपसतही सिंचाई में क्या होता है, उपसतही सिंचाई में पानी जमीन में सतह के नीचे केशिकाओं द्वारा पानी की आवाजाही होती है। क्या होता है, केशिकाओं द्वारा सतह के नीचे से केशिकाओं द्वारा क्या करते हैं, पानी आता जाता है। जब जड़ क्षेत्र के नीचे एक अभेद परत स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है। क्या होती है, इस जड़ क्षेत्र के नीचे क्या होता है, अभेद परत स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है ना। तो इस टाइप से यहाँ उप सिंचाई सिंचाई करते हैं हम। इसके क्या लाभ होने वाले हैं, हानि वाले हैं, हो रही हैं, तो ये आप जरूर पढ़ लोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्प्रिंकलर सिंचाई, छिड़काव विधि, इसको बोल सकते हैं फुहारा विधि। इसमें क्या होता है बच्चों, किसी खेत में हम इस टाइप के पाइप लगे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप से देखे होगे ना आपने, फुहारा सिंचाई होती है, देखे होगे आपने, देखे होगे खेतों में इस टाइप से ये दो फुहारे रहते हैं, वो गोल गोल पूरा घूमते हैं खेतों में। तो इस टाइप की जो सिंचाई होती है उसको बोलते हैं हम फुहारा सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई। क्या बोलते हैं यहाँ पे, स्प्रिंकलर सिंचाई बोलते हैं। इसके डायरेक्ट क्या है, पौधा वर्षा, जिस टाइप से वर्षा होती है ना, उस टाइप से क्या होता है, सिंचाई होती है। तो उससे क्या लाभ और हानि होने वाली है, आप यहाँ से ज़रूर पढ़ लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको चित्र बताऊँगा यहाँ पे। देखिए, ये है स्प्रिंकलर सिंचाई, ये नोजल लगा हुआ है, नोजल देख रहे हैं आप, हाँ, ये नोजल लगा हुआ है। और देखिए ये इस टाइप का एक नोजल लगा हुआ है, तो इसमें क्या घूमता हुआ पानी चलता है। देखिए इसमें किस टाइप से ये नोजल लगा हुआ है, ये दोनों तरफ घूमता हुआ पानी पूरे खेतों में, वर्षा जिस टाइप से होती है उसी टाइप से क्या सिंचाई हो जाती है। ये देख पा रहे हैं आप, नोजल लगे हुए। ठीक है बच्चों, ये होती है अपनी स्प्रिंकलर सिंचाई। उसके बाद में अपनी मेन चीज़ आती है, बहुत ही मोस्ट आईएमपी चीज़, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, बहुत आसानी से। ये इसे हम टपक सिंचाई के रूप में भी जानते हैं, सूक्ष्म सिंचाई के रूप में भी जानेंगे, टपक सिंचाई के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, ज़रा हम इसको चित्र के माध्यम से ही समझते हैं और आप उसके बाद में आप पढ़ लेना। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, चित्र दिखा रहा हूँ मैं आपको, ड्रिप सिंचाई। इसमें क्या है, आपके खेत में एक कुआं बना हुआ है ना। तो ये क्या होता है कि कुआं से पानी ये पाइपलाइन के माध्यम से ये टैंक में आता है ना, ये टैंक में आता है और फिर ये टैंक से फिर ये पूरे पौधों में, ये पौधों की जड़ क्षेत्र में डायरेक्ट नोजल लगा हुआ था। तो क्या होता है ना, एक एक बूंद पानी जड़ क्षेत्र में जाते रहता है। ये जो जड़ें हैं इनमें क्या है, एक एक बूंद पानी हर जड़ क्षेत्र में जाते रहता है। बच्चों क्या होता है, ये टैंकर में क्या करना रहता है, जब यदि कि आपको कोई पौधे को कोई इंसेक्टिसाइड देना है, या फिर आपको वहाँ पे क्या बहुत सारे पोषक तत्व देना है या कोई टॉनिक देना है, तो आप क्या करेंगे कि इस टैंकर में उस टॉनिक को डाल देंगे।
यदि आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्षेत्र के पौधों को ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता है, तो आप इस तरफ का वाल बंद कर देंगे और इस तरफ आप दे देंगे, तो क्या होगा, इससे ड्रिप सिंचाई में इन पौधों को ही पोषक तत्व मिल जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से एक पौधों को टॉनिक भी दे सकते हैं, बूंद बूंद सिंचाई के रूप में, जल भी दे सकते हैं पर्याप्त मात्रा में। मतलब बहुत ही अच्छी यहाँ पे सुविधा ड्रिप सिंचाई से हम करते हैं। देख पा रहे हो, ये ड्रिप सिंचाई का चित्र है ना। तो ड्रिप सिंचाई में आप एक कुएँ से पाइपलाइन के माध्यम से टैंकर में पानी आता है और टैंकर से फिर पूरे पाइपलाइन के माध्यम से हर पौधों की जड़ तक पानी पहुंचता है। ठीक है, यही आपकी एक ड्रिप सिंचाई है। तो ये इसको ड्रिप सिंचाई को आप ज़रूर पढ़ लेंगे। ड्रिप सिंचाई में कौन कौन से घटक होते हैं, ये आप देख पा रहे हो। यहाँ पे पंप, उर्वरक टैंक होता है, फिल्टर होता है, मेन लाइट, सब्र लाइट होता है, पार्श्व रेखाएँ, ये सारी चीज़ें आप ज़रा यहाँ से पढ़ लोगे। मैंने आपको ड्रिप सिंचाई अच्छे से समझा दिया है बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आपका यहाँ पे दूसरा सत्र समाप्त होता है और यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपको पूछने की आवश्यकता पड़ती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो आप, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मेरे पास ऐसे ही आपके पास वीडियो आते रहेंगे और आपको लाभ मिलता रहेगा। और वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें बच्चों, क्योंकि आप यदि सपोर्ट करोगे तो मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास में लाते रहूँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।